क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी नाम है तो ऑब्वियस सी बात है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूटिलाइज करेंगे। अकॉर्डिंग टू EFB इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस प्लस ऑर्गेनिजम्स प्लस मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। दो तरह की न्यूक्लियस होती है, एक एक्सो न्यूक्लियस जो हमेशा एंड्स में एट द एंड ऑफ द स्ट्रैंड्स कट करेगी। एंडो न्यूक्लियस नाम में ही लिखा है एंडो, तो वो एकदम बीचों बीच स्टैंड के स्पेसिफिक साइट पे, रिकॉग्निशन साइट पे कट करती है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास। आई होप आप सब खुश हो और बहुत हेल्दी हो। आज हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का एक नीट माइंड मैप पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने बहुत ही कंसाइज वे में आपके लिए एक और बार फिर से नोट्स बना के लाई हूँ। और ये नोट्स पढ़ के आपको ऑब्वियसली जब आप खुद अपनी एक्टिव रिकॉलिंग एंड रिवीजन करोगे तो बहुत ही आसान पड़ेगा। तो आज का जो ये चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज यूजुअल, लेकिन बेसिकली इसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक है। मेजर टॉपिक्स 3 है जिन्हें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन 3 है इससे ये मत समझना कि काफ़ी छोटी चैप्टर है, बिल्कुल भी नहीं। इन 3 टॉपिक्स को के अंदर आपको बहुत सारे सब टॉपिक्स मिलेंगे, सारे टूल्स का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो उसी को मैंने थोड़ा सा कंप्रेस्ड वे में यहाँ नोट्स बना के लाई हूँ। एंड ये 3 टॉपिक्स है आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, किसी जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस ला रहे हैं, उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, जिससे हम एक दूसरा ही जीन या दूसरा ही एक डीएनए बना रहे, जो एक फॉरेन डीएनए है, कंप्लीटली रिकॉम्बाइंड डीएनए है, जो उसका नेचर नहीं था होस्ट ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, राइट। तो इसीलिए नाम बायोटेक्नोलॉजी है। तो ऑफ कोर्स उसमें हम कुछ ऐसे टूल्स इस्तेमाल करेंगे ना, जिसमें हम इन सब को रिकॉम्बाइन कर रहे हैं, अलग अलग होस्ट से लेके हम अलग अलग वेक्टर से डीएनए लेके, अलग अलग होस्ट से डीएनए लेके हम उसको मिक्स कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। तो कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ स्टेप्स भी है जो हमें फॉलो करना है। तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हो गया, और अब उस इंग्रेडिएंट्स को एक 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 सीक्वेंस में हम डाल डाल के अपनी रेसिपी बनाएंगे। किस चीज़ की रेसिपी है ये? आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की रेसिपी है। तो चलो अच्छे से समझते हैं। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम ये समझेंगे बायोटेक्नोलॉजी का जो डेफिनेशन है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ है दैट बायोटेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट डील्स विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी नाम है तो ऑब्वियस सी बात है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूटिलाइज करेंगे। और एंजाइम्स भी आपकी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही बनती है, किसी भी सेल के अंदर, राइट। सेल प्रोसेस के थ्रू, एक मेटाबॉलिज्म के थ्रू आपको एंजाइम मिलती है, तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बना रही है, राइट। फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, enzymes from organisms to produce certain products useful for humankind। तो बायोटेक्नोलॉजी हम मेनली कर क्यों रहे हैं? हमारी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए, कि वो ह्यूमन काइंड के बेनिफिट्स के लिए वो हो, इकोनॉमिकली भी, मेडिसिनली भी, एग्रीकल्चरली भी, एवरीथिंग। तो हम एक्चुअली एप्लीकेशन तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल प्रोसेस पढ़ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने बोला कि इट्स एन इंटीग्रेशन, एक मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है? नेचुरल साइंसेस, है ना, जो नेचुरल नॉर्मल जो साइंस है, नेचुरल साइंसेस जैसे कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर अगर उसकी जीन है, तो जीन का नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हर एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है ना। तो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, पहले तो ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएगा, आरएनए फिर ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा। सो दैट प्रोटीन इज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट जीन, दैट डीएनए, ठीक है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस, साइंस तो चल ही रहा है, बस हमने इस साइंस का फायदा उठा के इसमें कुछ थोड़ी बहुत हमने अपनी टिंकरिंग की है। किस तरह से टिंकरिंग की है? नेचुरल साइंसेस, ऑर्गेनिज्म, सेल्स, प्रोटीन, सब यूनिट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके हमने थोड़ा बहुत चेंजेस लाया है। नॉर्मल जो होस्ट का डीएनए था उसमें थोड़ी चेंजेस लाई है, अपनी डिजायर्ड डीएनए कहीं से उठा के हमने उसमें डाल के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है।
तो अकॉर्डिंग टू ईएफपी इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस प्लस ऑर्गेनिजम्स। अब पूरा अगर ऑर्गेनिज्म नहीं लेना है, सपोज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, एक प्लांट सेल था, पूरा सेल नहीं लेना है, पूरा ऑर्गेनिज्म आपको नहीं लेना है तो सिर्फ सेल ले लीजिए, पूरा सेल नहीं लेना है तो सिर्फ प्रोटीन सब यूनिट निकाल लीजिए आप उस सेल के अंदर से। तो इसीलिए ऑर्गेनिज्म सेल्स प्रोटीन सब यूनिट्स प्लस मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। ये मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का भी इस्तेमाल होता है। तो ये मॉलिक्यूलर एनालॉग्स है क्या? मॉलिक्यूलर एनालॉग्स जैसे कि आपकी डीएनए प्रोब, ठीक है, डीएनए प्रोब्स या डीएनए प्राइमर्स हमने यूज़ किया है। छोटे छोटे जो डीएनए आपके न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, प्राइमर्स हमने यूज़ किया है, ठीक है, डीएनटीपीस हमने यूज़ किए हैं। इस तरह के छोटे छोटे मॉलिक्यूलर एनालॉग्स हम यूज़ करते हैं। डीएनटीपीस इज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स जो आप ट्राइफॉस्फेट्स जैसे कि आपकी एटीपी, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीटीटीपी हम यूज़ करेंगे इसको जब मैं पीसीआर आपको समझाऊंगी। इसके अलावा हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो मॉलिक्यूलर सिजर्स भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये सारे हम छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। फाइन, तो अब बायोटेक्नोलॉजी के कुछ पैरामीटर्स हैं। 2 पैरामीटर में मेनली बायोटेक्नोलॉजी काम करती है। पहला पैरामीटर है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या आता है? देखो नाम में ही है जेनेटिक प्लस इंजीनियरिंग। तो नॉर्मल जीन में हम कुछ चेंजेस ला रहे हैं और हम उससे एक अलग ही जीनोम बना रहे हैं जो नेचुरल नहीं है, जो नेचुरली नहीं था, हमने उसे चेंज किया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बनाते ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए नाम में ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन हुआ है किसका? 2 अलग अलग जीनोम का। एक हमने अपने डिजायर्ड जीन डीएनए जो मुझे चाहिए था, सपोज इंसुलिन बनाने वाली मुझे जीन चाहिए, तो मैंने इंसुलिन बनाने वाली जीन हमने पैनक्रियास में बीटा सेल्स है, बीटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा सेल्स है, मुझे पता है कि उनके पास जीन होगा इंसुलिन बनाने का, तो वहां से वो जीन मैंने छोटा सा निकाल लिया और उसको मैंने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के एक वेक्टर डीएनए में कंबाइन कर दिया। तो वो एक दूसरा डीएनए, ये किसी और का डीएनए, दोनों मिक्स होकर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। तो टू मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग मतलब इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हम कॉपीज बनाएंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, फिर उस होस्ट ऑर्गेनिज्म को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, है ना। सपोज मैंने उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन था ना उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, एक बैक्टीरिया में डाल दिया। उस बैक्टीरिया को हमने क्लोनिंग करवाया उसके कल्चर मीडियम में डाल के, तो जीन क्लोनिंग हुआ। एंड ऑफ कोर्स जीन ट्रांसफर भी करेंगे हम, है ना, दूसरे जिस होस्ट ऑर्गेनिज्म से मुझे वो एक्सप्रेस करवाना है उस जीन को, जिसलिए मैंने ये बनाया, उसके अंदर ट्रांसफ़र भी कर देंगे। तो ये आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये सारी चीज़ें आती है। और ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। चैप्टर के एंड में, एकदम एंड में बस ये प्रोसेस आएगा, द नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो आपको इंसुलिन बनाना था और आपको पता है ह्यूमन बॉडी में कितने लोग हैं, देखो मेनली हम ये क्यों कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो डायबिटीज मेलिटस से सफ़र कर रहे हैं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, है ना। बचपन में ही आजकल इतनी इंसुलिन रेजिस्टेंट, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 सब से सफ़र कर रहे हैं। तो मेनली टाइप 1 को तो हम ट्रीट कर सकते हैं ना इंसुलिन इंजेक्शन देके। तो ये इंसुलिन इंजेक्शन, ऑफ कोर्स इंसुलिन बना कैसे, इट्स अ हार्मोन, है ना इंसुलिन। तो ये हार्मोन एक प्रोटीन हार्मोन है। तो इस प्रोटीन हार्मोन को बनाने के लिए अगर हमने क्या करेंगे, अगर हमने एक जीन लिया जो जीन इसको बनाती है, अब एक जीन कितना ही इंसुलिन बना पाएगी, और वो जीन अकेला ऐसे ही थोड़ी जीन निकाला इंसुलिन निकल गया, ऐसा थोड़ी होता है। द जीन हैज टू बी इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही तो वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो मैंने यहाँ से एक बैक्टीरिया उठाया, है ना, वो बैक्टीरिया के अंदर से प्लाज्मिड वेक्टर निकाला, उसमें इंसुलिन का जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, इकोलाई में डाल दिया एक और बैक्टीरिया। अब इकोलाई को मैंने ग्रो करवाया, कई सारे इकोलाई बने, क्योंकि एक इकोलाई, अब आरडीएनए इकोलाई के अंदर है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करके इंसुलिन बनाएगी, लेकिन एक बैक्टीरिया से हम कितना ही इंसुलिन प्रोड्यूस करवा सकते हैं आरडीएनए डाल के, बहुत ही कम। मुझे तो पूरे दुनिया में डायबिटीज मेलिटस को ठीक करना है, तो मुझे तो लार्ज स्केल में इंसुलिन चाहिए। तो मैं ऑफ कोर्स जीन क्लोनिंग करूंगी, ऑफ कोर्स उसकी नंबर में इंक्रीज करूंगी बैक्टीरियल कल्चर को, फिर उसे ग्रो करूंगी बायो प्रोसेस, बायो रिएक्टर में, है ना। वो प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट बनाता जाएगा, क्योंकि आपने बैक्टीरिया को प्रॉपर कल्चर मीडियम दिया, खाना पीना दिया, बैक्टीरिया तो रेप्लिकेट किए जा रही है, क्लोन किए जा रही है,
इंक्रीज किए जा रही है अपनी कॉलोनीज को, और कॉलोनी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है जीन भी एक्सप्रेस होए जा रहा है, तो इंसुलिन पे इंसुलिन बने जा रहा है, तो लार्ज बैच पे आप इंसुलिन बना रहे हो, उसे निकाल रहे हैं, उसे हम मार्केटिंग कर रहे हैं, पहले प्यूरिफिकेशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे उसको कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अभी सूटेबल है या नहीं, फिर ऑफकोर्स उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो वही बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग लास्ट में ये स्टेप्स आता है। सबसे पहले आपने जीन वीन सब ट्रांसफर कर दिया, आपके पास एकदम एक रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बन गया है। अब आप क्या करोगे, उससे एक स्टेराइल कंडीशन पे मेंटेन ग्रो करने की कोशिश करोगे। स्टेराइल कंडीशन बायो रिएक्टर में हम रखते हैं जिसमें कोई और किसी और दूसरे बैक्टीरिया का, कोई अनवांटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो जाए, कॉन्टामिनेशन ना हो जाए, इसीलिए स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करेंगे टू ग्रो एंड ऑब्टेन ओनली डिजायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल। कौन सा डिजायर्ड माइक्रोब, वही जिसके अंदर मैंने अपनी आरडीएनए डाली है, मुझे तो बस उसी का ग्रोथ चाहिए, किसी और का नहीं चाहिए, राइट? ओके। सेल एंड प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स, एंजाइम्स एटसेट्रा कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो इन सबको बनाने के लिए सारे डिजायर्ड प्रोडक्ट, एंटीबायोटिक जैसे आपकी इस बार जब हम कोविड की जो वैक्सीन बन रही थी उसमें भी तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल हुआ था, राइट? ओके, नॉट ओनली दिस, हार्मोन्स भी हम बना सकते हैं। अब जो बेसिक स्टेप्स है इन क्रिएटिंग दीज होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये जो जिसको हम ग्रो कर रहे हैं कॉन्टामिनेशन फ्री जोन में उसको ग्रो करवा रहे हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है वो तो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ, उसमें हमने अपनी एक आरडीएनए जो मैंने लैब में बनाया वो डाला, नेचुरली तो उसके पास वो नहीं होना चाहिए था ना, उसकी अपनी खुद की जीनोम कुछ और है, मैंने उसकी जीनोम ही चेंज कर दी। ई कोलाई कभी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन कैरी करता है क्या? नहीं करता है, वो तो मैंने डाला निकाल के उसको, है ना, उसको हमने मैमेलियन पैनक्रियाटिक बीटा सेल से वो जीन निकाला और डाला। तो अब मैंने वो होस्ट ऑर्गेनिज्म, वो जो सपोज ई कोलाई ले लेते, उसकी हमने जीनोम ही चेंज कर दी, मॉडिफाई कर दी, इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उनको बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लो गोल्डन राइस, चलो बैक्टीरिया, चलो यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, गोल्डन राइस की बात करते हैं। गोल्डन राइस में हम क्या करते हैं, एक प्लांट, आप राइस प्लांट जो है, राइस जनरली आपको वाइट कलर का दिखता है, राइट? एंड आपके राइस में बहुत न्यूट्रिएंट्स है लेकिन उसमें विटामिन ए नहीं है, विटामिन ए सिंथेसाइज करने वाली जीन नहीं है। लेकिन गोल्डन राइस में हम क्या करते हैं, वो बीटा कैरोटीन जीन डाल देते हैं हम, ठीक है, जिसके वजह से बीटा कैरोटीन जीन प्रेजेंस होने के वजह से दैट पर्टिकुलर राइस गिव्स येलो पिगमेंट। अब बीटा कैरोटीन क्या करता है, बीटा कैरोटीन इज द प्रीकर्सर ऑफ रेटिनॉल, विटामिन ए, ठीक है। तो अब वो राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, नेचुरली उसमें नहीं था वो जीन, वो हमने डाला, अब उसकी जीनोम ही मॉडिफाई हो गई है, ठीक है। तो ऐसा हमने क्यों किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। अच्छा, हमने क्यों किया वो तो बता दो पहले, हमने क्यों किया था ये जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस, क्योंकि अगेन विटामिन ए जो है वो आपको बहुत ही कम फूड प्रोडक्ट्स में आपको जो मिल रहा है, जैसे कि आपको स्वीट पोटैटो में मिलेगा, कैरेट्स में मिलेगा, और भी कई सारे फ्रूट्स है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर नॉट योर स्टेपल फूड, आप डेली बेसिस पे वो नहीं खाते हो, एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन, मतलब सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, सब लोग ऑफकोर्स जाके इतना विटामिन ए की सप्लीमेंट खरीद के खाना नहीं कर सकते, एंड विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां हो रही थी। तो जब साइंटिस्ट ने देखा कि द स्टेपल फूड दैट वी ईट इज राइस, तो वो अगर हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे और वो गोल्डन राइस वाला, तो ऑब्वियसली वो जीन आपके बॉडी में जो विटामिन ए की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो मेनली वॉर टॉन कंट्रीज, जो आपकी थोड़ी सी पॉवर्टी वाली कंट्रीज है, उनके लिए ये यूजुअली गोल्डन राइस बनाया गया था, ठीक है। ओके, एनीवे, जो बेसिक स्टेप्स है ये किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, सबसे पहला है कि आपको पहले वो जीन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। जैसे इंसुलिन वाली जो जीन है वो कौन से सेगमेंट, कितना है वो जीन का पूरा कोडॉन, वो हमें सिलेक्ट करना है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड जीन इनटू द होस्ट डीएनए, तो आपने किसी भी एक होस्ट डीएनए जो सूटेबली जल्दी ग्रो हो सकता है, जो एक्सप्रेस कर सकता है, उसको हमने चूज किया। मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट सेल एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, यही आपने मेंटेन किया माइक्रोबियल सेल को, जिसके अंदर ये आरडीएनए है, वो अपने नेक्स्ट प्रोजेनी में कैसे पहुंचा रहा है, यही क्लोनिंग कर करके, है ना। जैसे जैसे वो बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी पे कॉलोनी बनाए जा रही है, उसकी इनहेरिट होए जा रहा है वो आरडीएनए,
ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे अब जो टूल्स हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए यू हैव टू फॉलो आर डीएनए, है ना। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप बनाओगे तब जाके ऑर्गेनिज्म में डालोगे, फिर वो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाई बनेगी। तो पहले मुझे तो आर डीएनए बनाना पड़ेगा। तो आपके पास खाना बनाने का आपको सपोज पालक पनीर बनाना है, तो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स लाओगे ना, पनीर लाओगे, पालक लाओगे, मसाले लाओगे, ये सारी चीज़ें लाओगे, तेल लेके आओगे। तो इंग्रेडिएंट्स पहले चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए, आप कढ़ाई लेके आओगे, करची लेके आओगे, एक्सेट्रा। तो वही टूल्स हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, फिर हम पालक पनीर बनाएंगे, मतलब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो एंजाइम, सबसे पहले एंजाइम्स की बहुत ज़रूरत है। तब मैंने बीटा सेल्स निकाला, आपकी जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल है जो इंसुलिन बनाता है, मान लेते हैं इंसुलिन। तो अब बीटा सेल के अंदर इतनी सारी जीन है, बड़ी सी डीएनए फ्रैगमेंट है, मुझे सारे की जरूरत नहीं है ना, मुझे सिर्फ वो जीन चाहिए जो सिर्फ इंसुलिन को कोड कर रहा है। प्लस अब ये जीन तक पहुंचने के लिए मुझे पहले पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे तो साइटोप्लाज्म मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगी, आरएनए मिलेगी, कितना कुछ मिलेगा, मुझे तो सिर्फ डीएनए चाहिए। तो इतनी सारी एंजाइम्स चाहिए, पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ो, फिर प्रोटीन, आरएनए, इनको डाइजेस्ट कर दो, इनकी ज़रूरत नहीं है, डीएनए को निकालो। अब इतना बड़ा डीएनए सीक्वेंस मुझे चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ इंसुलिन वाला चाहिए, तो सिर्फ उस पार्ट को कट करो। तो ये सारी चीज़ों के लिए एंजाइम की ज़रूरत है। तो कुछ एंजाइम्स है, सबसे पहले हम लाइटिक एंजाइम्स यूज़ करते हैं। सपोज यहाँ तो मैं इंसुलिन की बात कर रही हूँ, तो ह्यूमन सेल में है, एनिमल सेल के अंदर है। सपोज मुझे प्लांट सेल से कुछ जीन चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेल्यूलेज से डाइजेस्ट द प्लांट सेल वॉल, ठीक है। फिर हम लाइसोजाइम से, अगर मैं बैक्टीरियल सेल में कुछ चीज़ें डालना चाहती हूँ या बैक्टीरियल सेल से कुछ लेना चाहती हूँ जीन, तो हम बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोजाइम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही फंगल सेल वॉल के लिए काइटिनेज यूज़ कर सकते हैं। तो जब सब ये सारे टूट जाएंगे आपके सेल, साइटोप्लाज्म निकलेंगे, उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, आरएनए, प्रोटीन, बहुत कुछ घूम रहा है जो मुझे चाहिए ही नहीं। तो मैं आरएनए से राइबोन्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट कर दूंगी, आप प्रोटीएज से प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर दो, जो डीएनए से एसोसिएटेड हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह है, और जितनी भी साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स है सबको हम डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बोला, पूरा डीएनए तो मुझे चाहिए नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक वो जीन चाहिए जो इंसुलिन को बना रही थी। तो आप उसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज कर सकते हैं, दे विल कट एट द स्पेसिफिक लोकेशन। हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, मैं डिटेल्स में बताऊंगी आपको, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज हम लेंगे, डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है डीएनए बनाने में, डीएनए स्ट्रैंड बनाने में। वो क्या करता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करता है। हमें पता है ना कि न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से न्यूक्लिक एसिड बनती है, मतलब डीएनए बनती है। तो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स है, वही डीएनटीपीज, डीएटीपी, डीटीटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, ये सारे आपके एक न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे हैं। सबको जोड़ेंगे, कौन जोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है, जैसे टाक पॉलीमरेज, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। डीएनए लाइगेज क्या करता है, वो दोबारा वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ता है जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने तोड़ दिया था, ठीक है। ये तोड़ेगा ना, डीएनए को कट करता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स है, डीएनए लाइगेज ग्लू है, मॉलिक्यूलर ग्लू है, दोबारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वो बनाता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स समटाइम्स हम अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी यूज करते हैं, पर इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी, इसीलिए मैंने जस्ट क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये लिखा है जानबूझ के, क्योंकि ये पहले पढ़ाया जाता था, अभी हटा दिया तो बुरा लगता है। ये 5 प्राइम हैंगिंग जॉइंट्स को यूजुअली 5 प्राइम जो आपकी फॉस्फेट पार्ट है किसी भी डीएनए का, उसको रिमूव कर देता कि सेल्फ लाइगेशन ना हो जाए। एनीवे इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, बट आई वुड लव टू, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट जो हम है, अब हमने डीएनए वीएनए सब तो निकाल लिया कट कुट करके, वही वाला छोटा पार्ट। अब मुझे इसे किसी वेक्टर के अंदर लाइगेट करना है। तो वेक्टर मतलब वेहिकल डीएनए, किसी और ऑर्गेनिज्म का वेहिकल डीएनए, जो मेरा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन है, इंसुलिन, ये मेरा डिजायर्ड जीन था, मैं इसी की ही मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहती, इसी को एक्सप्रेस करवाना चाहती हूँ किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में। तो उसके लिए मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी वेक्टर डीएनए में डाला। ये वेक्टर डीएनए इसको कैरी करके लेके जाएगा होस्ट ऑर्गेनिज्म के पास, जिसके अंदर भी मैं डालना चाहती हूँ, सपोज मैं ई कोलाई में, ठीक है। ओके, तो वेहिकल्स फॉर डिलीवरिंग फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट या रेसिपिएंट सेल। तो फॉरेन डीएनए यहाँ पे कुछ भी नहीं, वही जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन इज फॉरेन टू ई कोलाई ना, ई कोलाई के पास इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन नहीं है, तो उसके लिए तो वो फॉरेन जीन ही हुआ।
ठीक है। फीचर्स ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर के पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए ताकि वो जीन सीक्वेंस जो मैंने डाला है इंसुलिन वाला उसकी रेप्लिकेशन हो सके, मल्टीपल कॉपीज बन सके, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी आज ही यहाँ पे। सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर्स मोस्टली आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं। सिलेक्टेबल मार्कर्स सिलेक्शन के लिए होता है कि कौन से होस्ट सेल ने मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है और किसने नहीं लिया है, वो चेक करने के लिए। कैसे करेंगे मैं बताऊंगी आज आपको, मैं एकदम प्रॉपर छोटे छोटे डायग्रामेटिक वे में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड क्लोनिंग या रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, मतलब वेक्टर डीएनए भी तो एक होल डीएनए थी, उसमें जब आप अपनी इंसुलिन डीएनए को डालोगे तो जगह होनी चाहिए ना, तो उसमें भी आप कट करो, कट करके वेक्टर डीएनए को हटा दो, वेक्टर डीएनए का थोड़ा पार्ट हटा दो और खाली जगह पे इंसुलिन वाले डीएनए जो आपने निकाला है उसको डालो। तो वो रेस्ट्रिक्शन साइट्स में कट करता है। आरई आपकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अलग अलग तरह के वेक्टर्स पाए जाते हैं। अगेन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ प्लाज्मिड एंड आपकी बैक्टीरियोफाज एंड आपके रेट्रोवायरस एंड एग्रोबैक्टीरियम दिया हुआ है, नथिंग एल्स। बट मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लाज्मिड जो है सबसे इजी है, लेकिन वो सबसे छोटा डीएनए फ्रैगमेंट कैरी कर सकता है, अप टू 10 किलो बेस पेयर्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। बैक्टीरियोफाज भी हम यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियोफाज इजीली किसी भी बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरियोफाज है सर वायरस ऑफ बैक्टीरिया ना, वो इजीली बैक्टीरिया में अपनी डीएनए को लेके डाल सकता है, इसीलिए दे आर वेरी सूटेबल, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा ट्रांसडक्शन करके बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करता है किसी भी बैक्टीरियल सेल को, कैरीज अप टू 9 to 15 किलो बेस पेयर्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, थोड़ा ज्यादा। कॉस्मिड आपकी एक्चुअली प्लाज्मिड से और आपकी क्या बोलते हैं द कॉस साइट्स ऑफ बैक्टीरियोफाज लैम्डा वायरस एक्चुअली एंड प्लाज्मिड दोनों का मिक्सचर करके बनाते हैं हम। तो कैरीज अप टू 23 to 45 किलो बेस पेयर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। ये ऑल डिपेंड करता है कि जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कितना लार्ज है। जितना लार्ज होगा वो आप प्लाज्मिड नहीं यूज कर सकते, तो उसके साइज के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। प्लस आप किस होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल रहे, जैसे अगर मुझे किसी ह्यूमन सेल में डालना हो जीन को तो मैं तो रेट्रोवायरस यूज करूंगी। सपोज किसी को SCID है, सीवियर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है, तो मुझे जीन थेरेपी करनी है, मुझे ADA जीन डालनी है, होस्ट सेल कौन है, ह्यूमन है, तब मैं ये कुछ नहीं यूज कर सकती, तब मुझे रेट्रोवायरस यूज करना पड़ेगा एज अ वेक्टर, ठीक है। ओके, वैसे ही अगर आपको किसी प्लांट में डालना हो तो प्लांट में डालने के लिए आप रेट्रोवायरस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन यूज कीजिए, ठीक है। वैसे ही आपकी BAC एंड YAC भी है। BAC आपका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये आपकी 300 किलो बेस पेयर्स डीएनए फ्रैगमेंट तक कैरी कर सकता है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये कैरी कर सकता है अप टू 350 to 1000 बेस पेयर, सबसे ज्यादा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कैरी करता है। ये ह्यूमन जीनोम में यूज होता है मोस्टली। ओके, इसके अलावा एक और टूल है कॉम्पिटेंट होस्ट। आपने वेक्टर के साथ आपकी डिजायर्ड डीएनए को तो कर लिया, अभी एक जीन बना, रिकॉम्बिनेंट जीन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। इस डीएनए अकेला तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, इसको किसी सेल के अंदर डालना पड़ेगा। तो वो सेल आप बैक्टीरियल सेल ले लो, रेट्रोवायरल सेल ले लो, किसी प्लांट सेल को ले लो, ठीक है, राइट जो भी आपका सूटेबल होस्ट है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि स्टेप्स हमें पढ़ना है। आपके पास इंग्रेडिएंट्स हो गया पालक पनीर बनाने का, आपके पास टूल्स भी मिल गए कि पालक पनीर बनाने के लिए आपके पास करछी, आपके पास कढ़ाई वगैरह सब है, अब बनाना है, ठीक है। तो पहला स्टेप है आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, वो है आइसोलेटिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। भैया आपको जब इंसुलिन निकालना था सेल के अंदर से निकालना है, तो आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन, उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको सेल को तोड़ना है। सेल के अंदर जाओगे तो बहुत कुछ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, उसमें कई सारे बायोमॉलिक्यूल्स घूम रहे, वो आपको अननेसेसरीली आपको नहीं चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं किसी बैक्टीरियल सेल से निकलवाना चाहती हूँ कोई एक जीन, तो मैंने बैक्टीरियल सेल, यहाँ पे मैं ह्यूमन सेल नहीं बैक्टीरियल सेल की बात कर रही हूँ, बैक्टीरियल सेल को मैंने टेस्ट ट्यूब में डाला, अपने मीडियम में बढ़िया ग्रो हो रहा था बैक्टीरियल सेल। मीडियम का मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन,
टेम्परेचर, मतलब जो खाना पीना चाहिए वो दे दो उस टेस्ट ट्यूब में, दैट इज कल्चर मीडियम। यहाँ मैंने लाइसोजाइम डाला, जैसे ही लाइसोजाइम डाला बैक्टीरियल सेल वॉल टूट गया, अंदर की आरएनए डीएनए प्रोटीन सब बाहर निकल गई, डाइजेस्ट हो गया सेल वॉल। अब मैंने बोला मुझे तो चाहिए ही नहीं आरएनए प्रोटीन, मुझे तो ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए चाहिए, तो मैंने आरएनए प्रोटीएस डाला, मुझे डीएनए मिल गया। अब डीएनए को निकालूं कैसे, बस मजे, मुझे दिख भी तो नहीं रहा है ये डीएनए ठीक से, तो मैंने चिल्ड इथेनॉल डाल दिया, वाइट थ्रेड जैसा दिखने लगा डीएनए, और फिर उस डीएनए स्ट्रैंड को मैंने निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड एज स्पूलिंग। ठीक है, स्पूलिंग। ओके, अब नेक्स्ट जो स्टेप है, आपने पूरा का पूरा डीएनए तो निकाल लिया, इतना बड़ा आपको तो चाहिए ही नहीं उतना, आपको तो पूरे डीएनए में से सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सपोज ये पूरे डीएनए में से इतना सा पार्ट है जिसमें मैं अपनी इंसुलिन वाली डीएनए डालने वाली हूँ, या मैं वहाँ से कोई एक पर्टिकुलर जीन जो मुझे चाहिए था वो निकालना चाहती हूँ, जिसकी मैं कॉपी बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन टू ऑब्टेन फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, तोड़ देंगे हम छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, वो टुकड़ा भी मुझे मिलेगा लेकिन बाकी भी कुछ टुकड़े होंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस एक एंजाइम है जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया था आर्बर नेथन एंड स्मिथ। आप याद रखिएगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो आप पढ़ रहे हो ना, ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ दिस एंजाइम। अगर ये एंजाइम डिस्कवर नहीं होता तो हम ये नहीं कर पाते। आपने पूरा डीएनए निकाल के क्या कर लेते अगर आपको डिजायर्ड जीन ही नहीं कट करने को आता तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी आर्बर नेथन स्मिथ ने किया था सबसे पहले। हाइंड-2, ये हाइंड-2 उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है। इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो बैक्टीरियम है उसके डी स्ट्रेन से निकाला गया था। 2 इज द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इस तरह से हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को नेमिंग नॉमेनक्लेचर देते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यस, दिस वाज द फर्स्ट फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट वाज isolated or extracted out, and it was done by Arbor Nathan and Smith. अब उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया तो सबसे पहले डिस्कवरी की कैसे? उन्होंने ये देखा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेचुरली ही बैक्टीरियम के अंदर जो प्रेजेंट है ये इनके डिफेंस मैकेनिज्म में काम आती है ना। किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म? उसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन, उसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। किस चीज से डिफेंस, मतलब किस चीज से उसे प्रोटेक्ट कर रहा है? किसी भी वायरल इन्फेक्शन से। देखो ये क्या करता है, जब भी ये एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इनकी जो ये एंजाइम है, सपोज EcoR1 या हाइन-2 कुछ भी ले लो, ये ऐसे EcoR1 एंड मिथाइलेस बोल के 2 एंजाइम है, या कोई भी आरी ले लो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो और मिथाइलेस, 2 एंजाइम ऐसे घूमती रहती है साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया में, घूम रही है, अचानक से एक बैक्टीरिया आ गया, सॉरी एक वायरस आ गया, बैक्टीरियोफाज। जैसे बैक्टीरियोफाज आएगा, बैक्टीरियोफाज करता क्या है, हमेशा कोई भी वायरस जब किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म को वो इन्फेक्ट करता है वो हमेशा अपना जीन अंदर डाल के वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ इनकॉर्पोरेट कराता है। सेम चीज हमारे बॉडी में एड्स वायरस भी कर रहा था, अगर आपको याद होगा तो। रेट्रोवायरस अपनी जीनोम को डाल के हमारे टी सेल, आपके जो टी लिम्फोसाइट या मैक्रोफेज है उसके डीएनए के साथ वो उसको इंटीग्रेट करवा रहा था। यही काम करता है आपकी वायरस। सेम यहाँ भी वही वायरस बैक्टीरियोफाज आपके बैक्टीरिया के अंदर जाके अपने डीएनए को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके अपनी कुछ प्रोटीन बनाएगा। बैक्टीरिया तो मर जाएगा बट वायरस को फायदा हो गया, वायरस अपना रेप्लिकेट करेगा, नंबर बढ़ाएगा। तो उसको रोकने के लिए ये जो उसकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेस घूम रही थी, देख लेगी कि अरे बैक्टीरियोफाज का डीएनए आ रहा है, ये तुरंत अलग अलग हो जाएंगी। कौन कौन? उसकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेस। मिथाइलेस जाके ये क्या करेगा, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म थी, मतलब जो बैक्टीरिया उसका खुद का ही जो सेल है, उसके एक पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस में जाके मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा और उसको मॉडिफाई कर दिया जीन को, है ना। किसके जीन को? बैक्टीरिया के जीन हो। और ये जब आ रहा है कौन? बैक्टीरियोफाज का डीएनए, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको जाके कट कर देगा।
रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस दोनों को कट कर सकता था, लेकिन मिथाइल ग्रुप ऐड करने की वजह से होस्ट ने अपने आप को तो बचाना है ना, ये उसकी खुद की डिफेंस मैकेनिज्म है। ये डिफेंस मैकेनिज्म अगर उसके खुद के ही डीएनए को कट कर देगी तो कैसा डिफेंस मैकेनिज्म हुआ फिर? तो अपने आप को वो मॉडिफाई कर रही है, इसलिए मॉडिफिकेशन बोल रहे हैं, कैसे? मिथाइल ग्रुप ऐड करके, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये आपका जो आरी है वो फिर किसको काटेगा? उसको कुछ मिल रहा है, अच्छा बैक्टीरियोफाज खा लिया, चलो उसे काट दो। बैक्टीरियोफाज की डीएनए कट गई, अब वो अपना ना इनकॉर्पोरेट कर पाएगा ना वो अपना जीन एक्सप्रेस कर पा रहा है बैक्टीरियोफाज, तो उसने अपने आप को, किसने? बैक्टीरिया ने अपने आप को इन्फेक्शन होने से बचा लिया। तो इसीलिए रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे अगर आप देखो लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आप सबके लिए लिखा है, रेस्पॉन्सिबल फॉर, कौन? ये आरी, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज वायरस, क्योंकि कट कर दी जीन, नो जीन एक्सप्रेशन, नो ग्रोथ इन ई कोलाई बाई एडिंग मिथाइल ग्रुप इन बैक्टीरियल डीएनए। सिर्फ ई कोलाई नहीं, कोई भी बैक्टीरिया, मैंने ई कोलाई एज एन एग्जाम्पल आपको बोला है, बाई एडिंग मिथाइल ग्रुप इन बैक्टीरियल डीएनए, दैट इज देयर सेल्फ डीएनए, एंड मॉडिफाइंग it and restricting the viral DNA, you know, and cutting it and restricting the viral DNA, तो उसको स्टॉप करेगा उसके ग्रोथ को। इस तरह से वो अपने आप को बचाती है कोई भी बैक्टीरिया। तो यही से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया आर्बन नेथन एंड स्मिथ ने। फिर धीरे धीरे और भी बैक्टीरिया से आपको ऐसे ऐसे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हमें मिलने लगे, जैसे EcoR1 एक एग्जाम्पल है। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कट्स शुगर फॉस्फेट बॉन्ड एट स्पेसिफिक साइट, है ना। आप कोई भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को ले लो, ये आपकी न्यूक्लियस एंजाइम का एक टाइप है। दो तरह की न्यूक्लियस एंजाइम होती है। कोई भी न्यूक्लियस एंजाइम वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन, आपको पता है ना, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है और ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन बना हुआ है। शुगर एंड फॉस्फेट कैसे बनता है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से, एक न्यूक्लियोटाइड में, और ऐसे एक और न्यूक्लियोटाइड आया तो डाईस्टर बॉन्ड बनेगा ना वो फॉस्फेट ग्रुप का। तो ऐसे ऐसे आपके जिगजैग पैटर्न में पूरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पूरे शुगर फॉस्फेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसी को कट कर देते हैं। कौन? आपकी न्यूक्लियस। दो तरह की न्यूक्लियस होती है, एक एक्सो न्यूक्लियस जो हमेशा एंड्स में, एट द एंड ऑफ द स्ट्रैंड्स कट करेगी। एंडो न्यूक्लियस, नाम में ही लिखा है एंडो, तो वो एकदम बीचों बीच स्टैंड के स्पेसिफिक साइट पे, रिकॉग्निशन साइट पे कट करती है। लेकिन एंडोन्यूक्लियस में से भी हम सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करते हैं, बिकॉज दे रिकॉग्नाइज एंड रेस्ट्रिक्ट अ स्पेसिफिक साइट। कुछ ऐसे बीच में कट कर रहा है, मतलब किसी भी डीएनए के किसी भी सीक्वेंस में कट कर दिया, मुझे वो नहीं चाहिए ना, मुझे तो बस वो इंसुलिन वाली जीन चाहिए, या मेरी जो भी डिजायर्ड जीन है उस जीन पे मैं फोकस करके उसी को कट करना चाहती हूँ। तो स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक कटिंग साइट होनी चाहिए, दैट्स व्हाई वी यूज दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये भी आपकी तीन तरह की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होती है। तीन तरह की जो आपकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, एक है टाइप 1, दूसरा है आपका टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, इसकी जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो 10 बेस पेयर्स अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट। मतलब इमेजिन करो ये पूरा जीन सीक्वेंस है, उसमें से ये वाला जो जगह है जहां मैंने वॉच पहना है, इमेजिन करो ये वो जीन है जिसको कट करना है, जिसे मुझे कट करके निकालना है। तो ये टाइप 1 आया, रिकॉग्नाइज तो उसने उसी को किया, बट 10 बेस पेयर्स, सॉरी 1000 बेस पेयर्स दूर कट किया। क्या फायदा फिर? प्लस इसको ATP एंड Mg2+ एंड एडोमेट की भी रिक्वायरमेंट होती है एज अ कोफैक्टर, वरना ये एंजाइम, किसी भी एंजाइम को कोफैक्टर की जरूरत होती है ना, तो इतने सारे कोफैक्टर की जरूरत है तभी ये काम करता है, तो हम इसे ज्यादा यूज नहीं करते। टाइप 2 रिकॉग्निशन साइट भी यही है, कटिंग साइट भी यही है, रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शन साइट बोथ आर सेम, ठीक है, एंड दैट्स वाई वी मोस्टली यूज इट। एक और, इसको ATP की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ Mg2+ एज अ कोफैक्टर ही इसको चलता है ना, Mg2+ एज कोफैक्टर। तो ये बहुत ही आइडियल है, मोस्टली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट अगर हम देखें टाइप 3, ये भी 25 बेस पेयर अवे कट करता है, 1000 नहीं लेकिन 25 बेस पेयर कट कर रहा है, वो भी आइडियल नहीं, और इसको भी ATP की जरूरत होती है एंड Mg2+ की एज कोफैक्टर। अब नॉमेनक्लेचर मैंने आपको कैसे बोला कि हाइन 2 कहाँ से आया था? H फॉर हीमोफिलस, यहाँ E. कोलाई का E is the genus, the first letter is representing the genus, वहां पे H was Haemophilus, यहाँ पे E is Escherichia,
ठीक है। वैसे ही CO जो आपकी नेक्स्ट 2 लेटर्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज, यहाँ पे कोलाई, वहां पे इन्फ्लुएंजा का IN, ठीक है। यहाँ पे जो R है दैट इज द स्ट्रेन, RY13 का हमने बस फर्स्ट लेटर यहाँ पे ऐड किया है। एंड 1 इज द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि इस स्ट्रेन से काफी सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिले हैं, ये सबसे पहला आया। वैसे EcoR2 है, EcoR5 है, इस तरह से, राइट। सो रिकॉग्निशन, आपकी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसकी रिकॉग्निशन पैलिंड्रोमिक जीन को हमेशा वो रिकॉग्नाइज करेगा। पैलिंड्रोमिक जीन यहाँ पे क्या होता है? पैलिंड्रोमिक जीन मतलब कोई भी जीन जो आपका दोनों स्ट्रैंड में इक्वल रीड करती है ना, इक्वल रीड करती है ऑन बोथ स्ट्रैंड, सेम स्ट्रैंड नहीं, ऑन बोथ स्ट्रैंड। मतलब अगर हमने ये एक रिकॉग्निशन साइट ली है आपके EcoR1 की, तो अगर आप उसे इस तरफ से पढ़ोगे तो GAATTC और दूसरे स्ट्रैंड में भी GAATTC, सेम स्ट्रैंड नहीं, GAATTC CTTAG, ये तो सेम रीडिंग नहीं कर रहा है। जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जाता है, जैसे मलयालम ऐसे लिखा हुआ है ना आपके NCERT में, या मैडम, तो आप एक मलयालम इज अ सिंगल लाइन, वो सिंगल लाइन में M आप सेम पढ़ोगे इस साइड से भी, उस बैकवर्ड भी। लेकिन यहाँ जीन सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं तो ऑपोजिट स्ट्रैंड में वो इक्वल सेम पढ़ा जाएगा उसको। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक जीन सीक्वेंसेस ऑन बोथ स्ट्रैंड ऑफ द DNA एंड क्लीव्स बिटवीन द 2 सेम बेसेस ऑन ईच स्ट्रैंड एंड लीव्स अ कोहेसिव और स्टिकी एंड। मतलब जब भी ये आपकी EcoR1 आएगी वो सेम बेस पेयर्स के बीच में कट करेगी ऑन बोथ द स्ट्रैंड, G और A के बीच में ऑन 5' to 3' एंड G और A के बीच में ऑन अदर वाला 5, यहाँ पे 3' to 5' वाला जो आपका दूसरा स्ट्रैंड है। फाइन, तो इस तरह से एक पिक्चर आपकी NCERT का ही ये पिक्चर है जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, जिससे आप थोड़ा और बेहतरीन तरीके से इस माइंड मैप को समझ सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि सपोज ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, है ना, ये पूरा बहुत बड़ा सा जीन है, ये बहुत बड़ी सी जीन है, ठीक है। मुझे पूरी जीन नहीं चाहिए, मुझे बस इस पे, ये मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे इतना बड़ा जीन नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पर्टिकुलर RA रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है कि भाई तुम जाओगे और इसको कट करोगे G और A के बीच में। मुझे तो पता है कि उस पे बीच में कट कौन करता है, आपकी EcoR1, है ना। तो और वही EcoR1 नेक्स्ट में भी कट करेगी। अब सेम जीन सीक्वेंस हम यहाँ पे भी ढूंढेंगे आपकी वेक्टर DNA में, जिसके साथ मुझे इसे लाइगेट करनी है, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करनी है। तो वेक्टर DNA में भी हम सेम ही यूज करेंगे। सेम आप यहाँ पे यूज करने वाले हो क्या, RE, सेम RE के थ्रू ही आप इसको कट करोगे, सेम RE कट करेगी। जैसे EcoR1 ने इसको भी कट किया, इसको भी कट किया, सेम साइट, क्योंकि सेम साइट कट नहीं हुआ तो लाइगेशन नहीं होगा। DNA लाइगेज भी वही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो जब कट हो जाता है दे लीव दिस कोहेसिव और स्टिकी एंड्स। ये स्टिकी एंड्स एंड कोहेसिव या हैंगिंग एंड्स जिसको हम बोलते हैं, इसको DNA लाइगेज के लिए आसान होता है जोड़ना, और आपको फाइनली जाके मिलता है एक रिकॉम्बिनेंट DNA जिसमें फॉरेन DNA इज लाइगेटेड विद द वेक्टर DNA। वेक्टर DNA वही वेहिकल जो कैरी करेगा आपके फॉरेन DNA को, आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, टू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब आपने कट तो कर दिया, तो जब आपने कट किया, आपको सपोज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जब आपने कट किया, आपको कुछ इस तरह से ये आपकी पूरी की पूरी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, है ना। तो जब आपने कट किया, अभी तक ये प्रोसेस आया नहीं है, ठीक है, ये प्रोसेस लाइगेशन अभी तक आया नहीं है, आपने लाइगेट वाइगेट कुछ नहीं किया, आपने बस कट किया। आप हाथ से कट करके जोड़ थोड़ी रहे हो, कट कैसे कर रहे हो आप, आपने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का पूरा जीनोम सीक्वेंस डाला और आपने RE डाल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। तो अब जाके वो डाइजेस्ट करेगा और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको इस तरह से, जब सपोज यहाँ पे कट किया है तो आपको ऐसे 3 टुकड़े मिले, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। आपको आंखों से थोड़ी दिख रहा है कि अच्छा ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, चलो इसे निकालते, नहीं दिख रहा ना आपको। ये तो पूरा स्टेप उन्होंने बता दिया, अभी तक तो पूरा स्टेप आया नहीं, पहले तो आपने कट किया है। अब आप ढूंढोगे कौन सा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको दिख थोड़ी रहा है।
तो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करने के लिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अननेसेसरी फ्रैगमेंट आप क्या करोगे, तीसरी स्टेप क्या है, आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। आपने पहले क्या किया, आपने सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, वो लाइसोजाइम वगैरह ऐड करके आपने जेनेटिक मटेरियल निकाला। अब आपने पूरे जेनेटिक मटेरियल से सिर्फ अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट की है, बट जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने के चक्कर में और भी तो कई सारे टुकड़े बने हैं। उन टुकड़ों में से अब आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करना है, तो आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे, है ना। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अगार जेल लेते हैं। तो अगार जेल जो आपकी सीवीड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें बहुत यूनिफॉर्म पोर्स प्रेजेंट होता है। वो आपकी जब सॉलिडिफाई हो जाती है कूल डाउन करने के बाद, तो उसमें यूनिफॉर्म छोटे 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 पोर्स उस जेल के अंदर क्रिएट होता है। उस पोर्स के थ्रू ही आपकी डीएनए की मूवमेंट होगी अगर आपने डीएनए को डाला। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमने पूरा गर्मा गर्म आपके अगार जेल को पोर किया एक स्लैब पे, ठीक है, और उसको कूल होने देने के लिए छोड़ दिया। साथ में हमने एक छोटे छोटे गड्ढे बना दिए। ये गड्ढे बनाने के लिए हम कोम्स यूज करते हैं, कंगी वाला कोम नहीं, वो भी कोम जैसा ही दिखता है लेकिन वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, इस तरह से दिखती है वो, ठीक है। इस तरह से कोम भी हमने डाल दिया। तो जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, कोम उठाओगे तो उसी के शेप की छोटे 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 वेल्स बन जाती है इस तरह से। बहुत इंटरेस्टिंग है ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। तो जब ये बन गया, अब ये वेल बनाना ज़रूरी है क्योंकि आप इसमें डीएनए और अपनी ट्रैकिंग डाई वगैरह सब लोड करोगे और वही आपके अगार जेल के अंदर जो पोर्स है उसके थ्रू मूव करेगा ये सारी चीज़ें। तो आपने सबसे पहले तो एक ट्रैकिंग डाई डाल दिया। देखो, जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन करोगे, ये ना कहीं बताया हुआ नहीं आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सही चीज़ है। आप जब डीएनए तो आपको नेकेड आइज से नहीं दिख रहा है ना, जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को इलेक्ट्रिसिटी दोगे और डीएनए रन करेगा, आपको दिख रहा है कि अच्छा मेरा डीएनए दौड़ दौड़ के जा रहा है, नहीं दिखेगा ना। आपको पता कैसे चलेगा कि अच्छा डीएनए चला जा चुका है, मुझे अब स्विच ऑफ करना चाहिए, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो, है ना। तो वो देखने के लिए ट्रैकिंग डाई हम यूज करते हैं, ब्रोमोफेनॉल ब्लू। इट्स अ ट्रैकिंग डाई, ये बस ट्रैक करेगा। ऐसे ब्लू, ये जो ब्रोमोफेनॉल ब्लू है ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है डीएनए की तरह। जैसे डीएनए एनोड की तरफ भागेगी ना, डीएनए आर ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड, सो दे विल ऑलवेज रन टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज योर एनोड हियर, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है डीएनए? फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से, है ना, H3PO4। अब देखो, ये ब्रोमोफेनॉल ब्लू भी नेगेटिवली चार्ज है, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी रन करेंगे तो ये भी पॉजिटिव एनोड के तरफ वो दौड़ेगी, ठीक है। जब आप देखोगे ब्लू कलर का इस तरह से लाइन बनते हुए एंड तक आ गया, आप स्विच ऑफ कर दोगे कि मेरा एक्सपेरिमेंट रन हो चुका है। अच्छा, अब ट्रैकिंग डाई के साथ साथ मैंने क्या किया है, अपना एक कंट्रोल डीएनए फ्रैगमेंट डाला है। कंट्रोल डीएनए फ्रैगमेंट का मतलब क्या है कि सपोज मेरी जो ये तीन टुकड़े मुझे मिले थे, मुझे पता है कि जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका जो साइज है वो 7 किलो बेस पेयर है, लेट्स इमेजिन। और मुझे दिख नहीं रहा है ना कौन 7 किलो बेस पेयर, लेकिन मुझे पता है, मैंने स्टडी किया ना, तभी तो मैंने उस जीन को कट किया है। तो आई नो कि उसका 7 किलो बेस पेयर होना चाहिए। इतने बेसेस के तीन कोडोन ने मिलके वो जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए उसके लिए कोड किया है, लेट्स इमेजिन। तो मैंने क्या किया, वैसे ही 7 किलो बेस पेयर का कोई भी एक डीएनए मैंने डाल दिया है, बस इट्स अ कंट्रोल डीएनए साइज के लिए। और मैंने बाकी जो मुझे 3 टुकड़े मिले थे उन टुकड़ों को मैंने यहाँ पे धीरे धीरे एक वेल में डाल दिया। अब मैंने एक तरफ कैथोड आपका ऑफकोर्स जो आपकी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड मैंने प्लेस किया और वहीं पे हम यूजुअली बनाते हैं वेल। वी ऑलवेज लोड द डीएनए ऑन द कैथोड साइड, क्योंकि ये तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये तो रन करेगी पॉजिटिव के पास। और मैंने जब ऑन किया इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने देखा कि ट्रैकिंग डाई मूव कर रहा है, यहाँ तक मूव कर दिया, ऑफ किया मैंने। फिर मैंने चेक किया कैसे, इसके ऊपर मैंने आपकी आपकी इथिडियम ब्रोमाइड डाल दी, विच इज अ स्टेनिंग, इट्स इथिडियम ब्रोमाइड इज अ स्टेनिंग डाई। इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद जब मैं यूवी रेडिएशन इसमें डालूंगी तो मुझे ऑरेंज कलर के ये सारे दिखेंगे डीएनए। तो मैंने देखा कि कुछ डीएनए यहाँ तक ही पहुँच पाए हैं, तो ये डीएनए काफ़ी
लार्ज थे, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड था, तो उसकी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा थी, तो वो ठीक से वो पोर्स के थ्रू रन नहीं कर पा रहा था, वहाँ पे अटक रहा था पोर्स में, तो वो यहाँ तक ही पहुँच पाया है। और कुछ आपकी बहुत ही एंड तक पहुँची है, तो जो जितना दूर तक पहुँचा है वो उतना स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट है, छोटा था तो जल्दी जल्दी पोर्स से मूव करते हुए भाग गया। ठीक है, तो मैंने देखा कि मेरा कंट्रोल जो था 7 किलो बेस पेयर का, वो सपोज यहाँ तक पहुँचा है, तो और मैंने देखा एक ऑरेंज कलर का डीएनए ठीक इसके साइड उसी लेंथ तक दौड़ा है, तो मुझे पता है कि मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट तो उतनी किलो बेस पेयर की थी, तो मैंने उठा लिया कि यही है मेरी डिजायर्ड डीएनए। सपोज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन थी ये, तो ये डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट विजिबल आफ्टर स्टेनिंग विथ इथेरियम ब्रोमाइड एंड इट अपीयर्स ब्राइट ऑरेंज अपॉन एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन। ऐसे इथिडियम ब्रोमाइड डाल के ही ऑरेंज नहीं दिखता, यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर मिलेगा तब आपको विजिबल होगा। फिर जब आप इसको कट करके निकालोगे जेल से इस डीएनए को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन। यहाँ मैंने लिखा दिया है आपको ऑलरेडी कि स्मॉलर द डीएनए मॉलिक्यूल द फारदेस्ट दे मूव, जितना छोटा होगा उतना दूर तक ये भागेगा। सो दिस इज योर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आपने इल्यूशन करके आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, अब एक से काम चलेगा क्या? खो गया तो, खराब हो गया तो एक कितना ही इंसुलिन बना के देगा या कितना ही मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट बना के देगा? चलो उसकी एम्प्लीफिकेशन करते, मल्टीप्लिकेशन करते। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कैरी म्यूलिस ने इन्वेंट किया था। ठीक है, एंड उसको उसके लिए एक नोबेल प्राइज में मिलेगा बोल रही हूँ नोबेल प्राइज मिला था 1992 में। ठीक है, ओके, सो इट प्रोड्यूसेस बिलियन कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन वाइट्रो। मतलब यूजुअली कॉपी ऑफ जीन तो आपका सेल के अंदर एप्लीकेशन से बनता है, लेकिन मैंने इसको सेल के बाहर ही बना रही हूँ एक मशीन के अंदर, इसलिए इन वाइट्रो बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जो स्टेप्स है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले ये आपकी डिजायर्ड जीन जो आपने एल्यूशन करके कट करके जेल से निकाला था, उसको आपने हीट दिया, कितना? 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 to 95, एक्चुअली 94 आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करता है, ये जो बॉन्ड है ना, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बीच में जो बॉन्ड आपको दिखता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको कट कर देता है, उसे तोड़ देता है, डीनेचर कर देता है, इसलिए डीनेचुरेशन। तो दो स्ट्रैंड अब अलग हो गए। तो अब मैंने क्या किया, छोटे छोटे डीएनए प्रोब्स यहाँ पे मैंने डाला। दीज आर डीएनए प्राइमर्स। डीएनए प्राइमर्स पता है क्या होता है? दीज आर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। एकदम 3 या 4 छोटे छोटे बेसेस इसमें प्रेजेंट है। दीज आर एक्चुअली ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगो मतलब फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स इसमें प्रेजेंट होगा, और ये छोटे छोटे डीएनए प्राइमर्स को हम जोड़ेंगे। उस प्रोसेस को ही अनीलिंग बोलते हैं। अब उस अनीलिंग प्रोसेस के लिए मुझे टेम्परेचर थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये हम अलग अलग चेम्बर्स में नहीं कर रहे, एक ही मशीन के अंदर चल रही है। पीसीआर इज अ थर्मल साइकिल, उसको थर्मल साइकिल बोलते हैं। उसमें टेम्परेचर चेंज होता रहता है, एक टेम्परेचर में डीनेचुरेशन होगा, फिर थोड़ा लो टेम्परेचर करोगे, अनीलिंग होगा। अनीलिंग, ये जो टेम्परेचर है 40 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड, इट हेल्प्स इन रीअटैचिंग दीज डीएनए प्राइमर्स जो कॉम्प्लीमेंट्री टू 3 प्राइम एंड का होता है। 3 प्राइम एंड के तरफ जो आपकी 3 न्यूक्लियोटाइड बेसेस थी, उससे ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सो GTT था, ये CAA 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, एंड ऑलवेज ऑन द 3 प्राइम एंड ऑफ द मेन स्ट्रैंड ऑफ द मेन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, आई एम सो सॉरी। ओके, अब यहाँ पे दूसरा हमने यहाँ एक और प्राइमर ऐड करवाया है ना, एनीलिंग के लिए दोनों डीएनए प्राइमर हमने यहाँ पे ऐड करवाया। ये भी आपकी एक डीएनए प्राइमर है, एक और डीएनए प्राइमर यहाँ ऐड करवाया। अगेन इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द 3 प्राइम साइड ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे GAT था, CTA है। ठीक है, अब ये जुड़ गया, लेकिन हमें क्या करना था, हमें पूरा 2 स्ट्रैंड बनानी है। तो थर्ड स्टेप में हम एक्सटेंशन करनी है, हमें पूरे इसको एक्सटेंड करना है। मतलब A के साथ, यहाँ पे A के साथ आपका क्या आएगा, यहाँ पे देयर शुड बी अनदर A, अनदर T, अनदर A, अनदर G, अनदर C, C, T, A, G, ऐसे। लेकिन ये आपको लगेगा कि टैग पॉलीमरेज डाल दो तो बन गया,
टैग पॉलीमरेज जो कि एक डीएनए पॉलीमरेज है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इस टेम्परेचर पे वॉक नहीं कर सकती, डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम प्रोटीन है ना। तो इसीलिए टैग पॉलीमरेज जो वो बैक्टीरिया जो विथस्टैंड कर सकती है हॉट स्प्रिंग के टेम्परेचर को, जो 95 तक पहुंच सकता है, तो उसका जो बॉडी में एंजाइम है वो भी विथस्टैंड करेगा ना हमारी थर्मल पीसीआर को, तो हमने उसके अंदर डाल दिया, इसीलिए टैग पॉलीमरेज। लेकिन टैग पॉलीमरेज पॉलीमराइज करेगी किसको अगर मोनोमर्स ही नहीं डाला हमने? तो इसीलिए डीएनटीपीस डालना जरूरी है। तो डीएनटीपीस आपके कई तरह के होते हैं, डीएटीपी है ना, जहां जहां एटीपी लगेगा वहां वहां एटीपी डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डीसीटीपी लगेगा, डीटीटीपी लगेगा, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी एंड सो ऑन। तो डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, इस तरह से ये सारे आपके डीएनटीपीस है, ठीक है। ओके फाइन, तो वो डीएनटीपीस को ही टैग पॉलीमरेज जोड़ता रहेगा। यहाँ पे डीसीटीपी को जोड़ेगा, यहाँ पे वो डीटीटीपी को जोड़ेगा, डीएटीपी को जोड़ जोड़ के वो इस तरह से पूरा एक्सटेंड कर देगा, इस स्ट्रैंड में भी और इस स्ट्रैंड में भी। आपको मिल गया 2 स्ट्रैंड सिर्फ एक ही साइकिल में। ऐसे अगर हमने 30 बार साइकिल चलाया इस पीसीआर का, आपको बिलियन कॉपीज ऑफ ऐसी डीएनएस मिल जाएंगी, वो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट बिलियन मिल जाएगी। तो आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारी मिल गई, अच्छी बात है। अब हम करेंगे लाइगेशन। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाया गया था ना, ये वाला पिक्चर, ये जो लाइगेशन, अब हम करेंगे लाइगेशन। ऐसे हमने बहुत सारे लाइगेशन के, क्योंकि हमें बहुत सारी कॉपीज मिली थी ना, बहुत सारे हमने वेक्टर्स में ये सारे लाइगेट कर दिए जाके। लाइगेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको आरडीएनए मिलेगा। डीएनए लाइगेज इज यूज्ड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेट होके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाई। अब आपने कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया? मैंने क्या बोला, ये आपकी वेक्टर डीएनए था, इसका हमने रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब कट किया इसका एक पार्ट, और उसी पार्ट में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने पीसीआर से इतने मल्टीप्लाई किए उसमें से एक मैंने जोड़ दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको प्लाज्मिड का मैंने बता तो दिया कि ये वेक्टर कितना कैरी करता है बेस पेयर, हर एक वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है, ओराई सिलेक्टिबल मार्कर, ये मैंने बताया राइट। लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं कि ओराई सिलेक्टिबल मार्कर रिकॉग्निशन साइट करती क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लाज्मिड एज अ वेक्टर लिया है, PBR 322। PBR यहाँ पे P फॉर प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, BR इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, दैट इज योर बॉलिवर एंड रॉड्रिगे, ठीक है, एंड 32 इज द स्ट्रेन नंबर यहाँ पे। तो ऐसे आपके किसी भी बैक्टीरियल सेल में आपको प्लाज्मिड दिखता है। प्लाज्मिड इज देयर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। क्यों? अगर किसी भी बैक्टीरिया के पास, ये सपोज एक बैक्टीरियल सेल है, उसकी अपनी डीएनए है प्लस एक प्लाज्मिड डीएनए भी है, क्यों? दो डीएनए होने की क्या जरूरत है? बोला ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल के बाहर आप उनकी जो अपनी डीएनए है, एक और डीएनए है सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दैट इज प्लाज्मिड। क्योंकि कुछ ऐसे जीन्स है जो क्रोमोसोमल डीएनए में प्रेजेंट नहीं है बैक्टीरिया की, वो यहाँ प्रेजेंट है प्लाज्मिड में, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। बहुत सारी बैक्टीरिया हर एक एंटीबायोटिक से मरती नहीं है क्योंकि उनके पास वो रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। तो वो जो रेजिस्टेंट जीन वाली एरिया है, दैट इज द सिलेक्टिबल मार्कर, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा सिलेक्ट करने में कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, कौन सा नहीं है। आगे पढ़ेंगे, रुक जाओ, इसके बारे में आप नेक्स्ट पेज में समझने वाले हो। एक ओराई हमने देखा। ओराई क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होता है एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन होस्ट सेल, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और थर्ड क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन और क्लोनिंग साइट। मतलब ये इको R1, ये क्लैव1, हाइन3, BAM-H1, SAL1, PST1, PVU1, दीज आर रेस्ट्रिक्शन साइट। इनका नाम भी देखो, उन्हीं एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ऊपर है। दैट मीन्स जब वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगी, ऊपर है मतलब उसके अबव नहीं है। दैट मीन्स उस नाम जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है, उसके रेस्ट्रिक्शन साइट का भी वही नाम है। तो ये जो इको R1 नाम दिया है ना मैंने इस रेस्ट्रिक्शन साइट को, मतलब इको R1 आके कट करेगा। ये जो आपकी PVU1 है, PVU1 आके कट करेगा, ठीक है। प्रोटियस वुल्गारिस बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। फिर प्रोविडेंशिया स्टुअर्ट TPST का नाम है। यहाँ पे आपका बैसिलस लिक्विफेसियंस इसका नाम है, ठीक है, एटसेट्रा। तो आपके ये सारे वही सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इनको कट करेंगे तो उस हिसाब से उसका नाम है। अब हमने सोचा कि मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है
उसको मैं इस एरिया में लगाऊंगी, इस एरिया में उसको इनकॉर्पोरेट करूंगी। तो मैंने BAM H1 से SAL1 से कट कर दिया इस पूरे एरिया को। जब मैंने इसे कट किया तो आपको कुछ इस तरह से वो जीन आपकी प्लाज्मिड मिली होगी। ये प्लाज्मिड जो कट करके आया है, इसमें आपको एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो पूरा का पूरा ही है, कुछ चेंजेस उसमें आया नहीं है, जैसा था वैसा ही है। लेकिन ये जो आपकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो तो गई, उसकी तो इनएक्टिवेशन हो गया क्योंकि मैंने कट कर दिया। क्यों कट किया? मुझे एक लाइगेशन करना जीन ऑफ इंटरेस्ट का। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को अब हम यहाँ पे लाइगेट कर देंगे। लाइगेशन करने के बाद आपको एक RDNA मिला, ठीक है। लाइगेशन करने के बाद आपको एक RDNA मिला। रिमेंबर, लाइगेशन ऑफ फॉरेन DNA एट द BAM H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, इससे आपने कट किया था ना, उसी साइट में आपने डाल दिया। इमेजिन करो, देखो कोई भी जीन इनएक्टिव हो जाने का मतलब क्या? एक जीन का प्रॉपर सीक्वेंस था, वो ट्रांसलेट करके अपनी प्रोटीन बना रही थी, वो प्रोटीन उसको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रही थी इस बैक्टीरिया को, लेकिन मैंने उस जीन सीक्वेंस को ही तोड़ दिया। एक दो भी अगर हम उसमें से न्यूक्लियोटाइड हटा देना, वो जीन एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो इसमें तो सोचो कितने सारे BAM H1 से कितना कुछ काट दिया हमने उसका जीन सीक्वेंस। तो एनीवे इनएक्टिव हो गया। नाउ RDNA, जो ये आपको RDNA मिला है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रेसिपिएंट होस्ट ऑर्गेनिज्म बाय मेकिंग द सेल कॉम्पिटेंट। ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA बना है, इसको हमें होस्ट के किसी भी होस्ट सेल के अंदर डालना है, क्योंकि DNA ऐसे तो सेल के बाहर एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो सपोज मुझे बैक्टीरियल सेल के अंदर डालना है, तो ऐसे कैसा ही बैक्टीरिया ले लेगा इसको? नहीं, वी हैव टू मेक दैट बैक्टीरियल सेल सुटेबल टू टेक दैट DNA, दैट RDNA। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम बहुत सारे बैक्टीरिया डाल दिया, E. coli डाल दिया और ये RDNA डाल दिए, ठीक है। अब हमने उसमें डाल दिया CaCl2। ये CaCl2 जो है, ये CaCl2 क्या करता है, छोटे छोटे पोर्स बना देता है बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर, तो RDNA इजीली एंटर कर सकती है। या हम क्या कर सकते हैं, हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मतलब 45 डिग्री सेंटीग्रेड का एक हीट देंगे उस बैक्टीरियल सेल को, फिर उसको अचानक से कोल्ड टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे 2-3 बार करेंगे, इसको हीट शॉक बोलते हैं। इस वजह से क्या होगा, ये कंटिन्यूसली हीट एंड कोल्ड देने की वजह सेल वॉल में अगेन पोर्स क्रिएट होगा, एंड उसमें CaCl2 ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं, PEG भी कर सकते हैं, पॉली इथिलीन ग्लाइकॉल। उस वजह से आपकी वो छोटी छोटी पोर्स जो बनती है, RDNA कैन एंटर। इसके अलावा अगर हम ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं तो हम माइक्रो इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली अपनी साइटोप्लाज्म में ही हम DNA को RDNA को डाल सकते हैं। ये माइक्रो इंजेक्शन हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में यूजुअली करते हैं, राइट। उसमें भी तो हम स्पर्म को ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन RDNA टेक्नोलॉजी एज वेल। जीन गन मेथड, बायोलिस्टिक मेथड जिसको बोलते हैं, जिसमें हम ये RDNA को टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल के ऊपर डाल के, गन से, हीलियम गन बोलते हैं उसको, इट्स नॉट अ बिग गन एक्चुअली, हीलियम प्रेशर डालते हैं, वो हीलियम प्रेशर से दैट टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल विल गो इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म एंड ऑफ कोर्स देयर न्यूक्लियस, और वहाँ पे वो अपने RDNA को डिलीवर कर दिया। गोल्ड एंड टंगस्टन पार्टिकल जो हमने यूज़ किया, काफ़ी छोटे यूज़ करते हैं, वो धीरे धीरे वो डाइजेस्ट हो जाता है सेल के अंदर। अगर हम प्लांट्स में कर रहे हैं तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भैया को ले लेंगे हम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, है ना, इसमें कोई मेथड की ज़रूरत नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन क्या करता है, ये इसको बोलते हैं नेचर्स ओन जेनेटिक इंजीनियर। ये क्या करता है, ये किसी भी डाइकोटिलेडोनस प्लांट में एक डिजीज कॉज करता है ना, उस डिजीज का नाम है गॉल क्राउन डिजीज। तो ये डिजीज कॉज करने के लिए बैक्टीरिया अपने आप प्लांट में एंटर करके, प्लांट सेल में एंटर करके, उसकी जीन, उसकी जो डिजीज कॉजिंग जीन है ना एग्रोबैक्टीरियम की, T1 प्लाज्मिड जीन है, उसमें TI जीन है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, उसको प्लांट सेल के जीन में इनकॉर्पोरेट कर देता है, जैसे रेट्रोवायरस हमारे बॉडी में करता है, ठीक है। तो प्लांट, अब वो जो जीन है वो क्या करती है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, एक्सेसिव सेल ग्रोथ करके ट्यूमर कॉज करती है प्लांट में। तो हमने क्या किया, हमने इसको पकड़ा कि तुम तो भाई नेचुरली बढ़िया काम कर रहे हो, मतलब बढ़िया काम नहीं, प्लांट को कष्ट ही पहुंचा रहा है, लेकिन जीन तो लेके जा रहा है ना, कितने अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर रहा है। हमें मेहनत की जरूरत नहीं है, हम बस तुमको उठाएंगे, तुम्हारी ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को कट करके फेंक देंगे क्योंकि वो हार्मफुल थी, हम अपना जीन डाल देंगे। सपोज मुझे गोल्डन राइस बनाना है तो मैं बीटा कैरोटीन की जीन डाल दूंगी ना एग्रोबैक्टीरियम में, फिर मैं छोड़ दूंगी, जाओ भाई इन्फेक्ट करो। वो इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्शन तो हो नहीं रहा, उल्टा बीटा कैरोटीन जीन इनकॉर्पोरेट हो गई हमारे प्लांट में, हमारे फायदा हो गया, जिस वजह से हम कर रहे थे ये प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ आपके
सेल को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब मैंने आपको बोला ना सिलेक्टेबल मार्कर, किस चीज के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं हम? जो मैंने आरडीएनए बनाया और ये जो मैं कॉम्पिटेंट बना रही थी ना, सेल को CH-Cl2 डाल के फिर आरडीएनए को कोशिश कर रही थी कि उस सेल के अंदर गए, मुझे पता कैसे चलेगा कि लिया है या नहीं है सेल ने? ई कोलाई में पोर्स क्रिएट हुआ था, उसने आरडीएनए लिया या नहीं लिया, या आपका जो प्लाज्मिड नॉर्मल प्लाज्मिड था बिना आरडीएनए वाला वो लिया, वो पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए मुझे सिलेक्शन करना है ना कि कौन सा मैं किसको ग्रो करूंगी बायोरिएक्टर में। मुझे डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट पाने के लिए मुझे उसे ग्रो भी उसी चीज को ग्रो करना चाहिए ना, उस बैक्टीरिया को जिसने मेरा आरडीएनए लिया है, जिसके अंदर वो आरडीएनए है। वरना क्या फायदा इतना एक्सपेंसिव टेक्निक करके, इतना माथा पीट के इतना सारा प्रोसेस किया। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स तभी काम आते हैं, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, अगर हम PBR322 की बात करें। तो जनरली PBR322 जब हम यूज कर रहे हैं उस दौरान हम एक प्लेटिंग मेथड से ट्रांसफॉर्मेंट को आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनना मैम, ये ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, रिकॉम्बिनेंट क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो लेट्स सी हियर, देखो जब हम किसी भी, हमने क्या किया, हमने सपोज इतने सारे बैक्टीरियल सेल लिए, सपोज ये मैंने बहुत सारे बैक्टीरियल सेल लिए हैं और मैंने इन सारे सेल को एक बीकर में डाला और वहां पे मैंने आरडीएनए, अपने कई सारे कॉपीज ऑफ आरडीएनए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो था मेरा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या था, या आधा प्लाज्मिड आधा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। दिस इज माई जीन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, कैरी कर रहा है मेरा प्लाज्मिड वेक्टर, है ना, डिजायर्ड जीन। अब मैंने देखा कि कुछ ने तो उसे लिया है, देखा, मुझे पता थोड़ी दिख थोड़ी रहा है, बट सपोज इन लोगों ने लिया है, देखो इसमें वही सेम चीज मैंने डाली हुई है। किसी ने क्या किया है, बिना, कुछ प्लाज्मिड ऐसे भी थे जिसमें हमने रिकॉम्बाइन नहीं कर पाए थे अपनी आरडीएनए को, उनको भी लिया था, ठीक है। ये नॉर्मल प्लाज्मिड है, नॉर्मल PBR322 प्लाज्मिड है। ये जो प्लाज्मिड है इसमें आपकी लाइगेशन नहीं हुई थी, है ना, लाइगेशन करते वक्त वो प्लाज्मिड सेल्फ लाइगेट हो गया था, उसने आरडीएनए जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लिया नहीं, तो किसी ने वो प्लाज्मिड ले ली, किसी ने लिया ही नहीं, किसी ने लिया ही नहीं, किसी बैक्टीरियल सेल ने लिया ही नहीं है किसी भी प्लाज्मिड को, किसी भी वेक्टर को, ना ही रिकॉम्बिनेंट ना ही नॉन कुछ भी नहीं लिया है उन्होंने, ठीक है। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया है वो हमारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब उनके जीन को मैंने कन्वर्ट नहीं किया, नेचुरली उसके पास जो क्रोमोसोमल डीएनए है वही है। उन्होंने मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी नहीं लिया, उसने मेरे दूसरा, मैं किसी और जो प्लाज्मिड डाल रही थी, अगेन वो भी तो एक फॉरेन जीन था ना इस बैक्टीरिया के लिए, उससे भी नहीं लिया, उसकी कोई जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है, इसलिए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब जिसने आरडीएनए लिया है वो भी ट्रांसफॉर्मेंट है, जिसने आपकी नॉर्मल प्लाज्मिड ली है वो भी ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन इसने तो नॉर्मल प्लाज्मिड ली ना, मेरी रिकॉम्बाइंड वाली प्लाज्मिड नहीं ली, वेक्टर नहीं लिया, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। ये जो ट्रांसफॉर्मेंट है ये आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट है। चलो अगर ना कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं ये चीज़ मिटा देती हूँ, ठीक है। नो ट्रांसफॉर्मेंट या ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ, इसको मैं करेक्ट कर दूंगी। ये पूरा मैं प्रॉपर दूसरा नाम दे देती हूँ ताकि कन्फर्म, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके चलो एक मिनट लिख देती हूँ मैं ये चीज़, ठीक है। selection of recombinants from non-recombinants, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो चलो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो आप समझ गए, जिसने
जिसका कोई जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हम करा ही नहीं पाए हैं, ना ही उसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए उठाया सोल्यूशन से, ना ही उसने नॉर्मल कोई वेक्टर उठाया, उसकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, इसलिए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब जिसने उठाया मेरे आरडीएनए को वो ट्रांसफॉर्मेंट है, उसकी जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और वो भी कौन सी वाली, रिकॉम्बिनेंट डीएनए उठा के, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, मैंने टीआर लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। और जिस इसकी भी जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली डीएनए को उसने उठाया, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले वेक्टर्स को उसने उठाया है, तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, टीएन मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब मुझे दिख थोड़ी रहा है कि अच्छा इसने उठाया इसने नहीं उठाया वो डीएनए, मुझे तो दिख नहीं रहा है, मुझे पहले आई हैव टू गेट रिड ऑफ दीज, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेन लेना देना तो इससे है, लेकिन ये भी मुझे अभी चेक करने के लिए चाहिए, इनको हटाना है, लेट्स रिमूव द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट का, सिलेक्शन ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट। तो आपने क्या किया, आपने एक कल्चर, एक बैटरी प्लेट लिया, उसमें एम्पेसिलिन डाल दिया, ठीक है। अब एम्पेसिलिन जब डाला, आपने देखा ये कोई ग्रो नहीं कर रहा है, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्यों, देखो, चाहे वो ये वाला प्लाज्मिड उठाए आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली या नॉर्मल वाली उठाए, कुछ भी उठाए, दोनों में ही एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो अभी भी बचा हुआ है ना। यहाँ भी आपकी एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन को तो मैंने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं था, है ना। एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन देखो, इसमें भी रिकॉम्बिनेंट में भी वैसे का वैसा है, ये नॉर्मल प्लाज्मिड है, ये इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं किया है, इसमें किया है मैंने अभी रिकॉम्बिनेशन, राइट। तो इसमें भी एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन इंटैक्ट है, इसमें भी एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन पूरी की पूरी इंटैक्ट है, इसमें भी आपकी एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो पूरी इंटैक्ट है। तो ये भी ग्रो करेगी, ये भी ग्रो करेगी, है ना। मतलब जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है वो भी ग्रो कर पाएगा, जिसके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला भी प्लाज्मिड गया है वो भी ग्रो कर पाएगा, लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बिल्कुल नहीं ग्रो कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कभी कोई प्लाज्मिड नहीं गया, ना रिकॉम्बिनेंट वाली ना नॉर्मल वाली, तो उसके पास एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ही नहीं एम्पेसिलिन वाली, तो वो तो मैंने हटा दिया। यही तो मैं करना चाहती थी, एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, कर दिया मैंने एलिमिनेट। अब मैंने क्या किया, अब मुझे देखना है कि अब इन दोनों में से कौन से ने मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है। अब बारी आती है इनको रिजेक्ट करने की, इनको सिलेक्ट करने की। तो मैंने टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में इन दोनों को डाला, टेट्रासाइक्लिन में ये सारे ग्रो हुए, ये वाले, ठीक है, जो आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जिसने नॉर्मल प्लाज्मिड लिया, नॉर्मल प्लाज्मिड में टेट्रार वैसे का वैसा है, यहाँ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का इनएक्टिवेशन हो चुका है, कट कर दिया, तो ये वाले मेरे मर जाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें देखो ना, मैं तो इन्हीं को ग्रो करना चाह रही थी, इन्हीं को तो मुझे मल्टीपल ग्रो करना है, इन्हीं का जीन एक्सप्रेस कराना है बायोरिएक्टर में, इन्हीं को मैंने मार दिया, ठीक है। इसीलिए इतने जो बार बार प्लेटिंग टेक्निक कर करके देखना, फिर जो चाहिए उसको ही मैंने मार दिया, है ना। इससे अच्छा है कि मैं ये टेक्निक करूं, इतना झमेला वाला कंबरसम प्रोसेस ना करके मैं दूसरा एक और मेथड मैंने अपनाया, जिससे मैं रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से पहचान सकूं। तो उसमें मैं क्या करती हूं, I do not use the PBR322, यहाँ जो मैं यूज करती हूँ दैट इज PUC8, प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 8 इज द स्ट्रेन, ठीक है। तो उसमें हम इसको बनाया ही है PBR322 को लेके, और लैक ओपेरॉन पढ़ते हो ना बॉटनी में, वहाँ की लैगजेड जीन को लेके। तो ये आपकी जो PUC, ये आपकी PUC8 प्लाज्मिड है, इसमें हमने ये वाला साइड जो है ये पूरा का पूरा वैसा ही जो आपकी PBR322 में था वैसा ही रखा, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, लेकिन हमने टेट्रासाइक्लिन वाले जगह पे हटा के वहाँ लैगजेड जीन लैक ओपेरॉन से ला के रख दिया, ठीक है। अब ये लैगजेड जीन में आपको मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स दिखेंगे, मतलब मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, बहुत सारे EcoR1 EcoR5 ऐसे बहुत है, जैसे BAM-H1 एंड ऑल था। अब मैंने क्या किया, ये जो लैगजेड जीन है, आप सबको पता है कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस को कोड करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेस इज एन एंजाइम। जब ये एंजाइम रिएक्ट करती है अपने सबस्ट्रेट से, उसका सबस्ट्रेट कौन है, एक्स गैलेक्टोज एक्चुअली। तो गैलेक्टेस के साथ जब वो रिएक्ट करती है, ये गैलेक्टेस आपके, हमने अगर सबस्ट्रेट डाला तो सो इट प्रोड्यूसेस अ कलर, एक कलर इंडिकेटर, एक कलर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बोलते हैं इसलिए हम एक्स गैल को। सो इट प्रोड्यूसेस अ ब्लू पिगमेंट इन द कॉलोनी ऑफ द बैक्टीरिया जो भी उस सबस्ट्रेट में ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो
हमने इस लैग-जेड जीन में अब अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया, तो लैग-जेड जीन इनएक्टिव हो गई, जैसे वहां पे टेट्रासाइक्लिन हुई थी, यहाँ लैग-जेड जीन हो गई इनएक्टिव। तो आरडीएनए ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द होस्ट सेल नाउ, ठीक है। आरडीएनए को अब हमने होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांसफर होगा ये। एक मिनट, छोटी सी एक मिस्टेक है, इसको मैं अभी करेक्ट कर देती हूँ। आरडीएनए ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट सेल, ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल में आप ट्रांसफर करोगे, ऑब्वियस सी बात है, अगेन कुछ कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले होंगे, मतलब किसी ने नॉर्मल प्लाज्मिड यही वाला प्लाज्मिड ले लिया होगा, किसी ने रिकॉम्बिनेंट वाला लिया होगा, ठीक है। तो जो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले हैं, दे विल प्रोड्यूस ब्लू कॉलोनीज। क्यों ब्लू कॉलोनीज? क्योंकि इसमें तो जीन इंटैक्ट है, वो जिस सबस्ट्रेट में हम ग्रो कर रहे हैं, उसको जिस मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, उस न्यूट्रिएंट मीडियम में मैंने एक्सगैल सबस्ट्रेट डाला, इस बैक्टीरिया के पास वो जीन था, क्योंकि वो जीन लैग-जेड जीन तो इनएक्टिव नहीं हुआ, ये तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, तो वो इट विल द बीटा गैलेक्टोसिडेज वो आपकी कोड करेगा ये पर्टिकुलर जीन, बीटा गैलेक्टोसिडेज विल रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट एक्सगैल और इट विल प्रोड्यूस दैट क्रोमोजेनिक कलर, दैट ब्लू कलर, ब्लू कॉलोनीज। लेकिन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट में क्या हुआ था? इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, बिकॉज हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट किया, तो ये जीन इनएक्टिव हो चुकी है, तो व्हाइट कॉलोनीज, क्योंकि जीन ही नहीं है, कोई बीटा गैलेक्टोसिडेज भी नहीं प्रोड्यूस करेगा, कोई कलर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ वो रिएक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट स्टेप अब क्या है? आपको अब मिल चुका है कि भैया ये जो व्हाइट कॉलोनी वाली है वो मेरा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, वो होस्ट बैक्टीरिया ने मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया, चलो उठाओ उसको, उन सबको उठा के उसको ग्रो करते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे उसकी, मतलब उस होस्ट ऑर्गेनिज्म को छोड़ दो अपने न्यूट्रिएंट पे, वो अपने आप ग्रो करेगी। तो मैंने बायोरिएक्टर में क्या किया? कल्चरिंग एंड the recombinant host cells in a medium at large scale and obtaining the foreign gene product। मतलब अगर मैं वैक्सीन वाली जीन डाला है, या मैंने अगर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन डाला है, या कोई भी जीन डाला हो, उसका प्रोडक्ट भी तो चाहिए। तो recombinant DNA in the host cell expresses its gene to produce desired product by translation। of course मैंने बोला ना, सेंट्रल डॉगमा बिगनिंग में बोला था, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए, फिर आरएनए ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाएगा, इसी को जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं, प्रोटीन जो बन गया। तो बायोरिएक्टर इज मोस्टली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट डिजायर्ड प्रोडक्ट। इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमम कंडीशन, किसको? वो होस्ट ऑर्गेनिज्म को, जो रिकॉम्बिनेंट होस्ट है, ऑप्टिमम कंडीशन, जैसे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर उसके ग्रोथ के लिए, ऑप्टिमम पीएच, सॉल्ट, सबस्ट्रेट, विटामिन एंड ऑक्सीजन O2 टू द ग्रोइंग सेल कल्चर, ठीक है। तो ये आपकी बायोरिएक्टर है। मेनली हम इस बायोरिएक्टर को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्टरिंग बायोरिएक्टर। ये जो कंटिन्यूअस स्टरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि बैच में बनता है, एक तरफ से हम अपने सारे रॉ मटेरियल्स डालते रहते, मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म डालते रहेंगे जो रिकॉम्बिनेंट होस्ट है, और एक तरफ से हम उसके प्रोडक्ट को निकालते रहेंगे। इससे क्या होता है? सिस्टम को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्टिमम टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें मेंटेन करते रहो, आपको बैच वाइज प्रोडक्ट मिलता रहेगा, लार्ज स्केल में मिलेगा। एंड स्टरिंग बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की होमोजीनस डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है पूरे के पूरे वो सोल्यूशन में, दैट्स वाई स्टरिंग टाइप। तो मोस्टली हम ये यूज करते हैं स्टरिंग टाइप। आपकी स्टरर जो है मेनली, या इम्पेलर या स्टरर जो है, वो क्या करता है? होमोजीनसली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट को थ्रू आउट द होस्ट कल्चर, ऑर्गेनिज्म कल्चर। अब आपने प्रोडक्ट तो ले लिया, अब आपको क्या करना है? प्रोडक्ट ऐसे का ऐसे निकाला बायोरिएक्टर से, अरे इंसुलिन मिल गया, चलो दे दो इंजेक्शन, नहीं। आपको पहले प्यूरिफिकेशन करनी है उसकी, कि कॉन्टामिनेशन फ्री हो, है ना। फिर आपको टेस्ट करना है उसका कि क्या ये अब हम ह्यूमन पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना पड़ेगा ताकि वो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। ऐसा तो नहीं है कि बनते बनते बायोरिएक्टर लैब से बना और वही हमने तुरंत जाके पेशेंट को दे दिया, नहीं है। तो दुकानों में बिक रही है फार्मास्यूटिकल शॉप्स में, तो उसको तो उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए ना, कि इतने दिनों तक ये, इतने महीनों तक ये यूज़ कर सकते हो। प्रिजर्वेटिव ऐड करना है, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल, वो तो मैंने आपको बताया। एंड यस, प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड टू देन मार्केटिंग, उसके बाद उसकी मार्केटिंग होगी, ताकि ऑफकोर्स लोग अवेयर हो कि ऐसा प्रोडक्ट बना है, ये इस तरह के आपके सारे प्रॉपर्टीज शो करता है, एंड देन इट कैन बी यूज्ड।
दीज आर ऑल द स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हमने बढ़िया आज पालक पनीर बना लिया, हमारे पास इंग्रेडिएंट भी था, टूल्स भी था, हमने स्टेप वाइज प्रॉपर अपनी सॉरी मजाक कर रही हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है। और रिकॉम्बिनेंट से बनाया ही नहीं, हमने उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला, उसको ग्रो किया लार्ज स्केल में, हमने प्रोडक्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिले, हमने उसकी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस की, इन सारे प्रोसेस को डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बोलते हैं, एंड देन वी इट वाज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। This was all about your biotechnology principle and processes. Thank you so much बच्चों। आई होप ये जो छोटे छोटे नोट्स के रूप में मैंने बनाया हुआ है इस पूरे लेक्चर को आपका बहुत काम आएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा और अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।